सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, यूनिट डायमेंशन वाला। उसके बाद हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं, फोर्स पढ़ चुके हैं, एसएचएम पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पृथ्वी में टोटल कितने फोर्स हैं, कितने बल हैं। तो पृथ्वी पे या प्रकृति में, इसको प्रकृति में रहना चाहिए था, इसको क्या लिख देते हैं, प्रकृति में। ठीक है, प्रकृति में। प्रकृति में 4 मूल बल हैं, टोटल 4 फोर्स हैं, 4 प्रकार के फोर्स हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये सबसे दुर्बल है, सबसे वीक है, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है। उसके बाद बात करें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि दुर्बल अंतर आणविक बल, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, जिसमें आपका कूलम्स लॉ लगता है, E = K Q1 Q2 बटा R²। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम लोग पढ़े हैं लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, यानी कि अगर कहीं दो पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर वो लोग एक साथ कैसे रहते हैं, सारे प्रोटॉन्स एक साथ कैसे रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है उसको बाइंड करके रखती है, बाउंड करके अच्छे से उसको, वो बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 प्रकार के फोर्सेस हैं, ये आपको याद रखना है। उसका क्रम भी यही है, सबसे वीक है 1, फिर 2, फिर 3 और सबसे स्ट्रॉन्ग है 4। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। 2 द्रव्यमान वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। यानी कि कोई भी 2 वस्तु ले लीजिए, एक पत्थर और एक हाथी, इस दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F लगेगा ही लगेगा। कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान होगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अंतर क्या है, समझिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 2 द्रव्यमान के बीच में लगता है, M1 और M2, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 2 चार्जेस के बीच में लगता है, Q1 और Q2। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये बोलता है, यही पहला दोनों, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑन ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पर न्यूटन के नियम। ये क्या बोलता है कि 2 मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो दोनों द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस दोनों मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इस दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटा R², यानी कि F = G M1 M2 बटा R²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें तो ये 2 चार्ज के बीच में लगता है, यहीं पर लगता है कूलम्स लॉ। यहाँ पर क्या लगता है, कूलम्स लॉ। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लगेगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। और ये कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि इसमें जो फोर्स लगेगा 2 चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R², और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल टू करेंगे तो इसकी जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, यानी एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आया G और यहाँ पर कांस्टेंट आया K। अब इस G और K के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका खोजकर्ता कौन थे, कैवेंडिश थे। यही कैवेंडिश हैं जो किसके खोजकर्ता हैं, हाइड्रोजन के खोजकर्ता भी यही है। आगे बात करें तो G का मान निकाला जाता है, तो G का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए G को हम लोग यहाँ कैसे लिख सकते हैं,
जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 m2 लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से। तो एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और बट्टा के जी इंटू के जी तो के जी स्क्वायर, तो वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और इसका अगर डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन हो जाएगा m-1 L3T-2। इसको आप निकाल भी सकते हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं इस के के बारे में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर के को लिखें क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बट्टा Q1 Q2। तो एफ का तो हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बत्ता कूलम स्क्वायर। तो यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे अंतर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। यहाँ जो केजी होता है वही यहाँ पर चार्ज हो जाता है, बस और कोई अंतर नहीं है। यूनिट का बात करें तो ये देखिए यूनिट यहाँ पर क्या होगा m-1 L3T-2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा mL3। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ के क्या हो जाएगा mL3T-4 A-2। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछेगा और बार बार आप इससे गलती कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा आकर्षित करता है। यानी कि इस दोनों बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगा, एक दूसरे की तरफ होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी कि आकर्षित भी हो सकता है और विकर्षित भी हो सकता है। जैसे कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी दोनों चार्ज पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे लाइक चार्जेज है तो रिपेल करेगा, जैसे प्लस और प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक चार्ज है, दोनों अलग अलग चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यह बल यह फोर्स इतना वीक होता है कि हमें इसका एहसास नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वो इतना वीक होता है कि उसको पता नहीं चलता इंसान को कि उस दोनों के बीच में फोर्स भी लग रहा है। लेकिन वही अगर एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब दो वस्तु में एक का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा हो, एफ का मान अधिक होने लगता है और जिससे हमें गुरुत्वाकर्षण बल का एहसास हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक हम लोग हैं और एक पूरा पृथ्वी है, समझ सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है, तो पृथ्वी के सामने हम लोग बहुत छोटे हो जाते हैं। यहाँ पर फोर्स हम लोग को पता चलने लगता है और इसी फोर्स के कारण पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है। ठीक है, और जिस फोर्स से पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व। तो यही अंतर हो जाता है ग्रेविटेशन और गुरुत्व में। यानी कि क्वेश्चन पूछता है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या अंतर है। समझ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है? किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जब दोनों बॉडी में से एक बॉडी, कोई प्लैनेट हो, कोई ग्रह हो या कोई बहुत बड़ा मास हो, तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे पृथ्वी पर सभी पिंड नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, ठीक है, जिससे हम लोग गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यानी कि फोर्स जो है वो भार जो है वो एक फोर्स है। भार और द्रव्यमान में अंतर है, समझिएगा, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। जैसे देखिए, द्रव्यमान को हम लोग दिखाते हैं m से, जबकि भार को दिखाते हैं w से। w = mg, याद रखिएगा। तो भार और इसमें अंतर है। भार जो है वो एक तरह का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। पृथ्वी जिस फोर्स से हमें अपनी ओर खींचती है वो उस वस्तु का भार होता है। तो w का यूनिट होता है mg। वहाँ यहाँ पर g क्या है? g है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर किस एक्सेलरेशन से खींचेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी कैलकुलेशन में इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसानी हो। तो इसलिए आप लोग याद रखना है कि g का मान 9.8 होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मान लीजिए कि एक हाथी को गिराएं और एक चींटी को गिराएं, तो दोनों पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा? दोनों पर g का मान 9.8 ही लगेगा। यानी कि g का जो वैल्यू है वो कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे आते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है हमेशा। और g का मान कितना होता है? देखिए, ये जो g है, g का मान होता है g, ये तो हम लोग पता ही है g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। me यानी कि मास ऑफ अर्थ, और re यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है,
ये अर्थ के सरफेस पर ये जी का मान होता है। इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये फीट में आ जाएगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो जी का मान आपको याद रखना है। मास ऑफ अर्थ कितना होगा? मास ऑफ अर्थ होता है 5.97 इंटू 10^24 kg। याद रखिएगा, लगभग इसको लिख सकते हैं 6 इंटू, इसको कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं 6 इंटू 10^24 kg। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग ये लेते हैं। आगे बात करें रेडियस। रेडियस जो है इसको हम लोग याद रखते हैं 6400 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, या इसको ऐसे लिखिएगा तो 6.37 इंटू 10^6 मीटर। ठीक है, अब इसी को जब कैलकुलेट कीजिएगा टाइम पीरियड अर्थ जो है यानी कि कोई भी वस्तु या अर्थ जो है वो कितना टाइम पीरियड में सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, आवर्तकाल कितना होता है, टाइम होता है 24 घंटा। 24 घंटा ये अपने अक्ष पर घूमने का टाइम है। सूर्य के चारों ओर घूमने का टाइम है 365 दिन 6 घंटा। जबकि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमने का टाइम जो है, जिसको रोटेशन बोलते हैं, वो है 24 घंटा। इस घंटा को मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 1440 मिनट, और इसी को अगर सेकंड में बदल देंगे तो 86,400 सेकंड। आपको तीनों याद रखना है। कभी कभी ये कैलकुलेशन आपके काम आ जाता है, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। अगला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, पृथ्वी का कोणीय चाल क्या होता है। याद रखिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम अब आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। ओमेगा = 2π/t। तो पाई का वैल्यू डाल देंगे 2 × 3.14 और टी का वैल्यू अगर हम लोग इतना सेकंड डाल देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड। या इसी को क्या बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे, 1.99 को 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड। इसको भी याद रखना है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सब चीज़ पता चल गया। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का रेडियस है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का आवर्तकाल है 24 घंटा या 1440 मिनट या इतना सेकेंड। और पृथ्वी का कोणीय चाल एंगुलर वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ तक था, और जी का मान पता चल ही गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को फीट में लिखेंगे तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान है। और इसी जी का मान कहाँ पर है, ये अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जी का मान कैसे परिवर्तित होता है। जगह टू जगह जी का मान परिवर्तित होगा। जैसे देखिए, जी का मान जगह में परिवर्तन होने पर वैरी करता है। जी का मान चेंज होने की वजह से वस्तु का भार भी चेंज होगा, यानी कि जी चेंज होगा तो वस्तु का भार भी चेंज होगा। जैसे हम लोग पढ़ते इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार है 120 न्यूटन, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 20 न्यूटन। कैसे, वही तो समझेंगे। अभी देखिए, समझते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये है सरफेस, ये क्या है सरफेस है। सरफेस पर हम लोग को पता है, सरफेस पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन पृथ्वी के सरफेस से ऊपर चले जाएंगे, कितना h हाइट ऊपर, तो ये तो रेडियस है और ये h हाइट है, तो जितना ऊपर जाएंगे उसमें जी का मान क्या होगा। तो आपको पहले बता देते हैं, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। इसको प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, पहला और दूसरा। फिर लैटिट्यूड में परिवर्तन होने पर भी जी का मान चेंज करता है। चौथा, कोणीय चाल चेंज होगा तो भी जी का मान चेंज करता है। और चंद्रमा पर चले जाएंगे या किसी भी उपग्रह पर चले जाएंगे, चंद्रमा पर या फिर किसी अन्य उपग्रह पर, किसी अन्य ग्रह कर दीजिए, ग्रह पर, जैसे बुध ग्रह पर चले गए, ग्रह पर, तो भी जी का मान चेंज करेगा। पृथ्वी पर जी का मान और किसी अन्य ग्रह पर जी का मान चेंज करेगा। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे समझिएगा। अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर क्या होगा। ठीक, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास पृथ्वी पर 10 kg है, तो चंद्रमा पर भी 10 kg होगा। मास जो है 10 kg पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 10 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं करता है। द्रव्यमान सभी जगह समान रहेगा। क्या बदलता है, जी बदलेगा, जी बदलेगा। और जी बदलने से W = mg होता है, तो जी बदलेगा तो W भी बदलेगा, यानी कि भार, यानी कि वेट भी बदलेगा। यानी कि अगर किसी एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट चले जाएं तो उसका जी बदलने के साथ साथ
डब्ल्यू भी यानी कि भार भी बदल जाएगा। आगे आते हैं, सबसे पहले समझिएगा अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर g में कैसे परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सरफेस पर है g, सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना है इसका g, और सरफेस से h हाइट ऊपर चले गए, ये है आपका सरफेस, सरफेस पर g है, सरफेस से हम लोग कितना ऊपर चले गए, h हाइट ऊपर चले गए, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा g डैश। तो g डैश और g में क्या रिलेशन है, क्या g डैश बड़ा होगा या g बड़ा होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, g का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, g इक्वल टू GM/r² होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियस कितना है r है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा GM/r²। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशन है वो g डैश है, तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा r प्लस h हो जाएगा, तो यह हो जाएगा g डैश इक्वल टू r प्लस GM/r प्लस h का स्क्वायर। इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो g डैश बट्टा g करेंगे, यहाँ GM कट जाएगा, बचेगा क्या r/r प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा, तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 से कम होगा, यानी कि g डैश का वैल्यू जो होगा g इंटू r/r प्लस h का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, और इस इक्वेशन से हम लोग को पता चलता है ये जो वैल्यू है वो 1 से कम है, 1 से कम है, इसीलिए g डैश का वैल्यू g से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए r का वैल्यू लिखिए ना, r का वैल्यू 10 ले लीजिए, तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, 10/11 क्या होगा, 10 से 1 से कम ही होगा ना, कितना होगा 0.9 होगा, है ना। तो इसीलिए इसको मान लीजिए 0.99 g, तो g डैश का मान g से कम होगा, यानी कि जैसे हम लोग ऊपर चले गए तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर g का मान घटता है, g का मान क्या हो जाएगा, घटता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, घटता है, घटेगा। अब समझिए नीचे आते हैं, अर्थ के नीचे अंदर घुस जाते हैं। ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, सरफेस पर इसका g का वैल्यू क्या है, g है, और सरफेस से d डेप्थ नीचे चले गए, d गहराई नीचे आ गए, ये d है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा r माइनस d, तो यहाँ पर कितना होगा g, तो उसको मान लिए g डैश। तब देखिए फार्मूला लगाते हैं, g इक्वल टू GM/r² और g डैश इक्वल टू GM/r माइनस d का होल स्क्वायर। अब समझिएगा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d/r, 1 माइनस d/r। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। अब समझिए इसका वैल्यू भी 1 से कम है, 1 से कम है, तो यहाँ पर भी अर्थ सरफेस के नीचे आएंगे तो भी g का मान घटेगा, यानी कि अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर भी g का मान घटता है, और इसी चीज़ को आपको याद रखना है। अब मान लीजिए घटते घटते आप एकदम नीचे आ गए, यहाँ मान लीजिए कि d का वैल्यू r हो गया, मान लीजिए d जो है वो घटते घटते यहाँ केंद्र पर चला गया, तो d क्या होगा, r हो जाएगा, d ही r हो जाएगा। जब पृथ्वी के केंद्र में g का मान कितना होगा, तो d के जगह r डैश r रख देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ जैसे r/r रखेंगे तो 1, तो 1 + 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र में यहाँ पर सेंटर में g का मान कितना होगा, 0 होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। अब देखिए अगला हम लोग समझते हैं, तो ये पढ़ लिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर क्या होता है, लैटिट्यूड में परिवर्तन होने पर क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए चेंज इन जी विथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है समझिएगा। ये है मान लीजिए आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। इक्वेटर से जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान कैसे चेंज करेगा वो देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, इसको ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जी का मान कितना है, जी का मान कितना है, जी डैश, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये एंगल जो है लेमडा, इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो वस्तु, कोई वस्तु ए है यहाँ पर रखा हुआ है, तो ए का लैटिट्यूड कितना होगा, ए का लैटिट्यूड ये एंगल लेमडा से डिसाइड होगा, वो कितना एंगल बना रहा है। अगर लेमडा 0 होगा, अगर लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो हम समझ जाएंगे कि वस्तु कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। और अगर लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होगा समझ जाएंगे वस्तु कहाँ पर है, पोल पर है, क्योंकि ये लेमडा बढ़ता 90 डिग्री पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं। अब समझिएगा ये लैटिट्यूड के साथ जी का मान कैसे परिवर्तित होता है वो देखिए। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन याद रखिएगा, याद रखें, ठीक है। मान लीजिए आप इसको याद रखते हैं तो ये अच्छा आपका एग्जाम में फ़ायदा ही करेगा। आगे समझते हैं इसको। एट पोल पर लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो
कॉस 90 जीरो होता है। ये पूरा ख़त्म हो गया, तो जी डैश इक्वल टू जी, यानी कि जी डैश इक्वल टू जी, और जी का वैल्यू कितना था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होगा पोल पर। लेकिन अब समझिएगा, इक्वेटर का बात करते हैं। इक्वेटर का, इक्वेटर पर लेमडा जीरो हो जाएगा। एट इक्वेटर लेमडा इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जी में से कुछ घटा रहे हैं, यानी कि जी से कम होगा, जी डैश का वैल्यू जी से कम होगा, यानी कि यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। अर्थात अब समझिएगा, यहीं से पोल पर क्या मिला, मैक्सिमम, और इक्वेटर पर क्या मिला, मिनिमम। यानी कि जी का वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर कम होता है, और वही पोल पर जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी कि आप समझिएगा, अगर आप हैं, आपका वजन कहाँ पर ज़्यादा बताएगा, पोल पर कि इक्वेटर पर, तो पोल पर वजन ज़्यादा बताएगा, वजन ज़्यादा बताएगा। ठीक है, अब समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति है वो पोल पर चला गया है 1 किलो शुगर लेके, चीनी लेके, तो यहाँ पर वो 1 किलो चीनी जो है 1.25 kg चीनी बताएगा, ज़्यादा बताने लगेगा। वहीं अगर इक्वेटर पर आ जाएगा तो वो उसको 0.75 kg बताएगा, यानी कुछ कम बताएगा। वो एक्चुअल वेट से कम बताएगा, केजी नहीं बताएगा, वो न्यूटन बताएगा। एक्चुअली वेट जो है वो किससे डिसाइड करता है, वो जी का कितना वैल्यू है उस पर डिसाइड होता है। आगे आते हैं, केजी नहीं चेंज होगा यार, केजी तो मास हो गया, मास कहीं चेंज नहीं होगा। मास जो इक्वेटर पर होगा वही मास उसका पोल पर भी होगा, जो मास इक्वेटर पर होगा वही पोल पर होगा। वेट चेंज होगा। वेट मान लीजिए किसी वस्तु का वेट यहाँ पर 18 न्यूटन है, तो यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, या कुछ बढ़ जाएगा। इक्वेटर से ज़्यादा वेट होगा पोल पर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगला है हमारा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है आपका कि देखिए, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर दे दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा शक्कर खरीदना कहाँ फ़ायदेमंद है। किसी व्यक्ति द्वारा शक्कर खरीदना कहाँ फ़ायदेमंद है, पोल पर या इक्वेटर पर। अगर कोई वस्तु चीनी खरीद रहा है तो कहाँ पर खरीदेगा तो उसको फ़ायदा होगा। हम समझिएगा इस चीज़ को कि जी का जो मान होता है पोल पर वो ज़्यादा होता है इक्वेटर से, यानी कि वस्तु का मास जो होगा पोल पर, वो मास बोलते हैं, वेट जो होगा पोल पर ज़्यादा होगा इक्वेटर से। इस दोनों चीज़ को समझ रहे हैं तो बताइए, इस दोनों चीज़ को समझना होगा। यानी कि किसी भी वस्तु का वेट जो है वो पोल पर ज़्यादा होगा इक्वेटर से। इसका मतलब कि अगर हम लोग 1 किलो शुगर ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, तो पोल पर वो कितना आएगा 1.15 मतलब न्यूटन, है ना, और इक्वेटर पर वो कितना आएगा 0.75, मान लीजिए कुछ कम आएगा। यानी कि इक्वेटर पर और चीनी डालना पड़ेगा तब जाके वो 1 किलो होगा, यानी कि ज़्यादा चीनी मिलेगा इक्वेटर पर। इक्वेटर पर खरीदने वाले को फ़ायदा होगा, यानी कि खरीदने वाले को इक्वेटर पर फ़ायदा होगा, इक्वेटर पर फ़ायदा होगा। वही बेचने वाले को, अगर कोई बेच रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, बेचने वाला क्या चाहेगा, हम कम सामान दे, तो बेचने वाले को उल्टा पोल पर फ़ायदा होगा। बेचने वाले को पोल्स पर फ़ायदा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो वो इसी से समझ में आएगा कि जी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, उससे हम लोग को पता चलेगा। चलिए आगे आते हैं, आगे और चीज़ समझते हैं। हाँ, जी का वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने से कैसे चेंज होता है, यहाँ समझिएगा। ये जो फार्मूला था हमको आपको याद करने के लिए बोले थे, इसी फार्मूला से समझ में आ जाएगा। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अगर आर चेंज नहीं कर रहा है, ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है, सॉरी आर चेंज नहीं कर रहा है, लेमडा चेंज नहीं, लेमडा यानी कि लैटिट्यूड, लेमडा चेंज नहीं कर रहा है, ओमेगा चेंज कर रहा है, तो ओमेगा के बढ़ने से क्या होगा। देखिए, ओमेगा के बढ़ने से ओमेगा घटेगा। मान लीजिए ओमेगा घटता है, ओमेगा अगर कम होगा तो इसमें क्या होगा, जी डैश का वैल्यू बढ़ेगा। इस मान लीजिए ना, जी का वैल्यू 9.8, ओमेगा कम रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 9.8 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8.8। लेकिन ओमेगा और कम हो गया तो क्या हो जाएगा 9.8 से और कम करेंगे, यानी कि 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.3, यानी कि जी डैश का वैल्यू बढ़ेगा। समझिएगा, अगर ओमेगा कम होगा तो जी डैश का वैल्यू बढ़ेगा, तथा ओमेगा बढ़ेगा तो जी डैश का वैल्यू घटेगा। यानी कि कोणीय वेग
घटने से जी का मान बढ़ जाएगा और कोणीय वेग के बढ़ने से जी का मान घट जाएगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, कोणीय वेग का मान कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका मतलब ये समझिए, कोणीय वेग बढ़ेगा, अगर बढ़ गया तो भार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि जी कम हो रहा है तो जी कम होने से W = mg भी तो कम होगा, भार भी तो कम होने लगा। तो जी कब जीरो होगा? तो कोणीय वेग को जब 17 गुना बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ NTPC और SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 गुना अगर ओमेगा का वैल्यू बढ़ा दिया जाए, ओमेगा का मान, तो जी का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि वस्तु का भार जो है जीरो हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये ओमेगा है, ओमेगा से है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से है। एंगुलर वेलोसिटी घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, उल्टा, एकदम उल्टा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंद्रमा पर जी का मान, अब समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले, हाँ एक चीज़ और इसको समझ लेते हैं, इसको और समझ लेते हैं। यहाँ पर जो फ़ोटो हम बताएं, फ़ोटो में क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो भी जी का मान घटेगा, और नीचे जा रहे तो भी जी का मान घटेगा। यानी कि मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस से ऊपर गए तो क्या हो रहा है? जी घटेगा, नीचे गए तो भी घटेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ पर है? सरफेस पर, सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। उसी को यहाँ ग्राफ में दिखाया गया। ये ग्राफ है जी और एच का। याद रखिए, ये ग्राफ भी पूछा हुआ क्वेश्चन है CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अगर जी का मान और एच का मान को ग्राफ से लिया जाए तो देखिए जी का मान बढ़ रहा, बढ़ते कहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा? सरफेस पर। यानी कि ये मान लीजिए जीरो जो दिख रहा है ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। जैसे ही आप केंद्र से आइएगा, केंद्र से सरफेस तक आइएगा तो जी का मान क्या? केंद्र पर जीरो होता है, जी का मान केंद्र पर जीरो होता है, तो जीरो से बढ़ेगा, बढ़ते मैक्सिमम होगा कहाँ पर? मैक्सिमम होगा सरफेस पर। ये जो लाइन है ये आपका सरफेस है, यानी कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा? सरफेस पर, जो पृथ्वी का सतह है वहाँ पर मैक्सिमम होगा। फिर सरफेस से ऊपर जाएगा तो जी का मान घटेगा, फिर जी का मान घटने लगेगा। यही तो बोल रहे हैं, यानी कि सरफेस पर जी का वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही ये जो जी का वैल्यू पढ़ते हैं वो पृथ्वी की सतह पर पढ़ते हैं। सतह से जैसे पृथ्वी के अंदर जमीन के अंदर घुस जाइएगा तो जी का मान घटते घटते जीरो हो जाएगा केंद्र पर, और ज़मीन से ऊपर चले जाएगा तो भी घटेगा। यही मैप को आपको समझना है, एग्जाम में ये पूछता है। अब आते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पर जी का मान क्या होगा? तब समझिए, यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या का बटा 4 है। पृथ्वी की त्रिज्या बटा 4, यानी कि रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बटा 4, रेडियस ऑफ अर्थ बटा 4। आगे, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का द्रव्यमान बटा 100 है। ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं इसको 81 देता है, 100 आपको लेना, ठीक है। तो द्रव्यमान आपको कितना हो गया? 100। तो मास ऑफ मून इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बटा 100। अब इसको जी का वैल्यू डाल दो। जी का वैल्यू क्या होता है? जी का वैल्यू होता है Gm/r²। तो ये मून के लिए है, मून के लिए। अर्थ के लिए वही चीज़ क्या हो जाएगा? यही चीज़ अर्थ के लिए हो जाएगा, जी अर्थ इक्वल टू Gm अर्थ बट्टा R अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, तो मास ऑफ मून जो है वो अर्थ का 1/100 है, और रेडियस ऑफ मून जो है वो अर्थ का बटा 4 है। इसको हम लोग डाल दिए यहाँ पर, तो इसी को क्या हो जाएगा? 100 तो नीचे रहेगा और 4 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 16। तो 16/100, और ये क्या हो जाएगा? Gme/r²। और यही तो होता है स्मॉल जी। ठीक है, यानी कि Gm इक्वल टू 16/100 जी क्या हो जाएगा? 16 इसको एक बार 16/100 जी, और 16/100 को लिख सकते हैं 16 × 6 = 96, लगभग 1/6, लगभग 1/6। यानी कि मास पर जो जी का मान होता है वो अर्थ पर जी के मान का 1/6 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, एफ मून इक्वल टू एम जी मून होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम जी होता है, वेट जो होता है वेट। तो फोर्स जो मून पर लगेगा वो मास इंटू जी एम के बदले क्या लिखेंगे? GE/6, GE/6। तो MGE क्या होगा? फोर्स ऑफ अर्थ बटा 6। यानी कि अगर जी का मान 1/6 हो जाएगा तो फोर्स का मान भी 1/6 हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। तो चूंकि जी का मान 1/6 हुआ तो भार भी, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है, और याद रखिएगा चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आते हैं, अब हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल्स को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी 10 kg के वस्तु तथा 100 kg के वस्तु को एक भवन की छत से फ्रीली गिराया जाता है, यानी कि
स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसमें ज्यादा होगा, 100 केजी में या 10 केजी में या 100 केजी में। तो देखिए जी का मान कभी बदलता नहीं है, जी का मान हमेशा समान रहता है हर एक वस्तु के लिए। जी का मान सभी वस्तुओं की के लिए समान रहता है। समान होता है, ठीक है। और कितना होगा, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कभी नहीं बदलेगा। तो दोनों वस्तु पर समान जी का मान लगेगा और दोनों वस्तु पर फोर्स अलग लग सकता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू mg होता है। तो मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लग सकता है। आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 2 मीटर उछलते हैं, तो चंद्रमा की सतह पर कितना मीटर उछलेगा, समझिएगा। उछलने का जो दर है वो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर जी का मान है 9.8 और चंद्रमा पर है 1.63, यानी कि लगभग 1/6 है। तो पृथ्वी पर अगर 1 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर वो 6 मीटर उछलेगा। क्यों, क्योंकि जी का मान कम है। जी का मान कम होने का मतलब है कि पृथ्वी ज्यादा तेजी से खींचता है और चंद्रमा कम तेजी से खींचता है। तो अगर कोई व्यक्ति समान ताकत से ऊपर उछल रहा है तो पृथ्वी पर जितना उछलेगा उससे ज्यादा चंद्रमा पर उछलेगा, क्योंकि चंद्रमा धीरे खींचता है, मतलब पृथ्वी की अपेक्षा वो कम ताकत से खींचता है। इसीलिए अगर वो पृथ्वी पर 2 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर 2 गुने 6 मीटर उछलेगा। क्यों, क्योंकि जी का मान 1/6 होता है, इसीलिए 6 मीटर ज्यादा उछलेगा। तो 2 गुने 6 12 मीटर। ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको बस हल्का सा कंसेप्ट चाहिए। जी का मान कम होगा तो ज्यादा ऊपर उछलेगा, ये बात दिमाग में बैठाइए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 1/3 कर दिया जाए तो इसके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझिएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी 1/3 किया है। सबसे पहले समझिए फोर्स। फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m1m2/r², यही होता है। अब क्या किया है, रेडियस को 1/3 कर दिया है, यानी कि जो नया फोर्स है एफ न्यू वो कितना लगेगा, जी m1m2/r की जगह वो r/3 हो जाएगा। यानी कि ये 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 9, क्या होगा, जी m1m2/r²। क्योंकि ये जो आपका 1/3 है वो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जो कि 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो नया फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, 9 टाइम्स। और ये तो पूरा क्या है हमारा, ये तो हमारा पुराना वाला फोर्स है, 9 टाइम्स फोर्स। यानी कि जो पहले जो फोर्स लग रहा था रेडियस को 1/3 करने पर वो 9 गुना हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान 20 न्यूटन है। देखिए एफ का मान दे दिया है 20 न्यूटन। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 6 गुना दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना और इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, इनके मध्य गुरुत्वीय बल का मान कितना लगेगा। सबसे पहले समझिएगा, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है जी m1m2/r²। अब देखिए मास चेंज किया है और रेडियस भी चेंज किया, मतलब रेडियस नहीं, दोनों के बीच का दूरी चेंज किया है। तो फोर्स जो नया लगेगा वो कितना होगा, वो होगा जी मास की जगह कितना हो जाएगा 6 गुना, यानी कि 6m1। और दूसरा वाला का मास कितना 4 गुना, 4m2 बटा, देखिए पहला वाला को 6 गुना दूसरा वाला को 4 गुना कर दिया है और इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया है, यानी कि रेडियस की जगह लिखेंगे 2r²। अब देखिएगा समझिएगा, जितना भी डिजिट है सबको एक जगह कर दीजिए, 6 को 4 को और 2 का स्क्वायर को एक जगह कर दीजिए, यानी कि 6 × 4/2 का स्क्वायर यानी कि 4, बाकी सबको अलग कर दीजिए, जी m1m2/r²। लेकिन ये जी m1m2/r² क्या है, पहले जो फोर्स लग रहा था वो है, यानी कि जो नया फोर्स लग रहा है एफ न्यूटन वो कितना लगेगा, 4 से 4 कट गया, 6 टाइम्स पुराना वाला फोर्स, क्योंकि इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, पुराना वाला फोर्स, और ये 4 कट गया बचेगा 6 टाइम्स इतना। अब समझिएगा पुराना वाला फोर्स तो आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 20 हो जाएगा हमारा, 6 × 20 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा 120 न्यूटन। और हमारा आंसर कौन आ जाएगा, 120 न्यूटन, थर्ड नंबर ऑप्शन। देखिए इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए जी का मान कहीं कहीं आपको चेंज होगा, जैसे कि देखिए पृथ्वी पर जी का मान हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
बुध पर, वही बुध ग्रह का बात करें तो 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर 1.63 यानी कि पृथ्वी का लगभग 1/6। सूर्य पर 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सूर्य का द्रव्यमान जितना ज्यादा है उतना ही उसका जी का वैल्यू भी उस पर ज्यादा है। ठीक है, सूर्य के पास आप जाइएगा ना तो आप तेजी से खिंचा जाइएगा उसके पास, और जितना तेज खिंचाइएगा उतना जल्दी जल भी जाइएगा। सूरज के पास तो आग है, ठीक है, एक्चुअली उसके पास जाने से पहले ही आप जल जाइएगा, पास जा ही नहीं पाइएगा। आगे बात करते हैं। शुक्र का शुक्र पे जो जी का मान है वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मंगल पे जी का मान है 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शनि पर है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बृहस्पति पर 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना भी ग्रह है, प्लैनेट है, उस पर सबसे ज्यादा जी का मान है बृहस्पति पर, जुपिटर पर। क्यों? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसका मास सबसे ज्यादा होगा। मास जितना ज्यादा होगा उस पर उतना ही जी का मान भी ज्यादा होगा। वरुण यानी कि नेपच्यून पर जी का मान कितना है? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरुण यानी कि यूरेनस पर जी का मान 10.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस क्या याद रखना है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का सबसे ज्यादा है। सूर्य का आपको याद रखना 274, चंद्रमा का तो 1.63, पृथ्वी का 9.8। बस इतना याद रखना, आपको कोई याद नहीं रखना। आगे बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? हम बताए थे पृथ्वी से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे h हाइट पर g का मान घटेगा। कितना घटेगा? बताए थे g डैश इक्वल टू जी इंटू आर बट्टा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही बताए थे, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। g डैश इक्वल टू जी इंटू आर बट्टा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो h दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 1/10 आर। देखिए ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ है पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या का 1/10 ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि जो h है वो r/10 है। यानी कि h जो है वो कितना है? r/10 है। इसको लिख दीजिए r/10। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। r/r प्लस एच की जगह क्या लिख देंगे? r/10 का होल स्क्वायर, यानी कि g इंटू आर बट्टा, अब देखिए यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? r प्लस r/10 हो जाएगा 11r/10। 11r/10 ये कितना हो जाएगा? r से r कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10/11g। ठीक है, अब देखिए g का मान हम लोग को पता है 9.8 होता है। कर दीजिए 10/11 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 डिवाइडेड बाई 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। हम लोग का जो जी का मान होता है, जी का मान कितना होता है? वो होता है जी एम बट्टा आर स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। अब समझिएगा, जो नया जो हम लोग जी नया जो निकाल रहे हैं, न्यू निकाल रहे हैं, वो जी मास नया बट्टा रेडियस नया का होल स्क्वायर, यही तो होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो नया मास है वो पुराना मास का आधा है, यानी कि पुराना मास का आधा है, और रेडियस जो है वो भी पुराना का आधा है। यानी कि अब जितना भी नंबर है उसको बाहर कर दीजिए, या क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बट्टा 2 इंटू जी एम बटा आर स्क्वायर। देखिए क्या समझिएगा, ये जो 2 है वो नीचे आ गया, और ये जो 2 का स्क्वायर है वो ऊपर चला गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 इंटू जी एम बटा आर स्क्वायर। लेकिन ये जी एम बटा आर स्क्वायर तो हमारा क्या है? जी है, यानी कि 2 टाइम्स जी। जी का मान हमको पता है 9.8 होता है, तो जो नया जो आएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वो पुराना जी से 2 टाइम्स होगा, यानी कि 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं। यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई बॉल 20 सेकंड में पुनः वापस धरातल पर आ जाती है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? इसको समझने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। ये कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण, इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग मोशन में पढ़े थे 4 इक्वेशन, इस चारों इक्वेशन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? v इक्वल टू यू प्लस, पहला फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन। ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब क्या कंडीशन है, किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, मान लीजिए किसी बॉल को क्या किए, जमीन से ऊपर फेंके u वेलोसिटी से, ठीक है, या फिर किसी बॉल को नीचे फेंके u वेलोसिटी से। ऐसा दो कंडीशन हमारे पास आ सकता है। तो पहला कंडीशन जब नीचे जाएगा तो समझिएगा g किधर है हम लोग का, नीचे है, तो मोशन अगर नीचे होगा तो पॉजिटिव लेंगे, मोशन अगर ऊपर होगा तो नेगेटिव लेंगे। यानी कि जी का डायरेक्शन नीचे है, जी के अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव, जी के साथ लेंगे तो पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु नीचे आ रहा है तो भी इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, देखिए ए की जगह आप लोग जी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी है, और एस के जगह आप लोग क्या कर दीजिएगा, एच, एस के जगह एच कर दीजिएगा। ये दो चीज बदल दीजिएगा आप लोग, तो हम लोग समझते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, u प्लस ए टी की जगह। लेकिन प्लस यहाँ पर प्लस कब आएगा, जब वस्तु नीचे जा रहा है, g भी नीचे लग रहा है और मोशन भी नीचे हो रहा है। यानी कि वस्तु अगर नीचे जाएगा तो g भी नीचे लग रहा है, वस्तु भी नीचे जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन वही अगर g नीचे लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यानी कि ऊपर जाते समय g को हमेशा माइनस में g लिखेंगे। यही कंसेप्ट आपको पकड़ना है। आगे बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s की जगह कर देंगे h और a की जगह कर देंगे g, ठीक है। नीचे जा रहा है तो यहाँ प्लस दे देंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ऊपर जा रहा है तो g की जगह माइनस दे देंगे, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर समझिएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ए की जगह g कर दिए, s की जगह h कर दिए। लेकिन ये प्लस का साइन है कब, नीचे जाते समय, यही माइनस का साइन हो जाएगा ऊपर जाते समय। अगला लास्ट क्वेश्चन, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। वहीं यहाँ पर एस एन क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू यानी कि g बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। कब, जब नीचे जा रहा हो, ऊपर जब जा रहा हो u माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये दोनों क्वेश्चन था आपका, मतलब ये आपका फॉर्मूला था बढ़िया। अगर इस फॉर्मूला को आप लोग समझ लेते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, वस्तु की ऊपर की तरफ अगर गति में हम लोग क्या करेंगे, जी को नेगेटिव लेंगे और नीचे की तरफ गति में जी को पॉजिटिव लेंगे। यही ट्रिक है। और एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझने का क्या है, मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंके हैं, तो वस्तु ऊपर जाएगा, धीरे 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 करके जाके एक जगह रुक जाएगा, एक जगह वस्तु क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जहां पर रुकेगा वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि और उस समय वस्तु जो है अपना मैक्सिमम हाइट को गेन कर चुका होगा। तो जहां पर मैक्सिमम हाइट होगा वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, फिर वो वस्तु नीचे आएगा, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे लग रहा है। तो वस्तु जब ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन हमारा नीचे लग रहा है, तो वस्तु का गति को धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि ये मंदन हो जाएगा। धीरे धीरे वस्तु गति कम करेगा, करते 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 एक जगह रुक जाएगा। जहां पर भी जीरो होगा वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और फिर वो वस्तु नीचे आना स्टार्ट करेगा, और जब वो वस्तु जमीन से टकराने वाला रहेगा ना, जिस समय, उस समय उसका वेलोसिटी यू ही रहेगा। यानी कि किसी वस्तु को अगर यू वेलोसिटी से फेंके हैं, गया ऊपर, ऊपर टकरा के जब वो नीचे आएगा, तो जिस समय जमीन से टकराने वाला रहेगा उस समय उसका वेलोसिटी भी यू ही रहेगा। ये कंसेप्ट को याद रखना है, कंसेप्ट याद रखें। यानी कि अगर फेंके हैं यू से, जमीन पे गिरते समय भी यू ही होगा। और समझिएगा, मान लीजिए यहां से ऊपर फेंके, 10 सेकंड गया इसको ऊपर जाने में, तो नीचे आएगा, नीचे आने में भी इसको 10 सेकंड ही लगेगा। यानी कि किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो जितना टाइम ऊपर लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। इस चीज को भी यहाँ ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिए, टाइम ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर चढ़ने का समय, एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का समय। यानी कि जितना समय वस्तु को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय वस्तु को नीचे आने में भी लगेगा। और इसी कॉन्सेप्ट से, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, आपका सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, अगला न्यूमेरिकल्स पे हम लोग ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, यानी कि वस्तु ऊपर जा रहा है, जी का मान क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझिएगा, देखिए यहां से किसी वस्तु को हम लोग फेंके हैं, ऊपर फेंके हैं यू वेलोसिटी से, तो ये वस्तु क्या हुआ, ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि टोटल टाइम इसमें दिया है 20 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम है 20 सेकेंड।
यानी कि T1 प्लस T2 हमारा दिया है 20 सेकेंड, यानी कि T1 क्या है, ऊपर जाने का समय, और T2 नीचे आने का समय। तो लेकिन दोनों समय तो बराबर होता है, तो T1 और T2 दोनों हो जाएगा आपका 10 सेकेंड, यानी कि ऊपर जाने में भी उसको 10 सेकेंड लगा, नीचे आने में भी 10 सेकेंड लगा, तब ना 10 और 10 हो जाएगा टोटल 20 सेकेंड। यानी कि आप ये समझिएगा, आप समझिएगा इसको आधा मोशन के लिए हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, आधा मोशन के लिए। अगर इसको u वेलोसिटी से फेंके हैं, प्रारंभिक वेग इसका u है और अंतिम वेग इसका 0 है, जहां पर वो वस्तु रुक गया, और इतना दूर रुकने में उसको कितना समय लगा, 10 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, यानी कि वस्तु ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के समय में रुक गया। अब क्या होगा, वस्तु नीचे गिरेगा, तो नीचे आने वाले के मोशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ आधा मोशन को लेंगे। तो ऊपर गया 10 सेकंड में, इतना ही दूर को लेंगे। इतना दूर में हमारा क्या होगा, ऊपर जाने के समय फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यही हमारा फॉर्मूला होता है ऊपर जाने के समय। ऊपर जाने के समय v हमारा क्या, फाइनल 0 हो गया। u हमको निकालना है, और g का वैल्यू तो रहने दीजिए g, और t का वैल्यू 10 g का वैल्यू लीजिए 9.8, g का वैल्यू हो जाएगा 9.8 और t का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u इक्वल टू हो जाएगा हमारा 98 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट था हमारा टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट वाला। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने लगेगा। टोटल टाइम 20 है, यानी कि 10 ऊपर गया, 10 नीचे आया है। यही कंसेप्ट को लगाना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आते हैं, दो वस्तुओं को क्रमशः 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं द्वारा धरातल पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, वस्तु को नीचे गिराया गया, देखिए वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया गया है, जी नीचे लग रहा है, वस्तु का मोशन भी नीचे लग रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जी का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब यहां समझिएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u बराबर 0 है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहे हैं। वस्तु को शून्य, जब उसका u 0 था तब छोड़ दिए, यानी कि जब उस वस्तु का रुका हुआ था उस समय उसको हाथ से छोड़ दिए। जो हाथ से छोड़े तो पहले रुका हुआ था, यानी कि u हमारा 0 हो गया। u 0 हो गया तो ये खत्म, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, खत्म, ये हमारा 0 हो गया। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। इससे t निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2h बाई जी का अंडर रूट, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं t जो है वो अंडर रूट h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, t जो है, अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है तो t का मान जो है वो अंडर रूट h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही कंसेप्ट है, अब समझिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, t1 बट्टा t2 इक्वल टू अंडर रूट h1 बट्टा h2, ये होगा क्योंकि पहला वस्तु को अगर h1 हाइट से गिराया जा रहा है तो टाइम लग रहा है t1, दूसरा वस्तु को h2 हाइट से गिराया जाता है, टाइम लगता है t2। तो दोनों को टाइम का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट h1 बटा h2 के प्रोपोर्शनल होगा। अब समझिएगा, इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट h1 कितना है, 16, ठीक है, h1 कितना है हमारा बताइए, 16 है, h2 कितना है, 25 है। काटेंगे तो 16 के बाहर आएगा, कितना होगा, 4, और ये आएगा 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 4:5। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4:5। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 196 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान पूछ रहा, भार नहीं पूछ रहा, समझिएगा। यहाँ पर भार दिया है, यहाँ पर भार दिया है 196 न्यूटन, चंद्रमा पर द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान निकालना है। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्यों निकालेंगे, हम पृथ्वी पर ही द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और द्रव्यमान हर जगह सेम होता है, द्रव्यमान हर जगह सेम होता है। क्या समझिएगा, पृथ्वी पर भार का फॉर्मूला यानी कि W इक्वल टू mg होता है फॉर्मूला। W दे दिया है आपका 196 न्यूटन, मास हम लोग को निकालना है, और g कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास हमारा कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 196 बटा 9.8। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 20 kg। ये मास कहाँ पर आया, पृथ्वी पर। ठीक है, आप समझिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर वस्तु का भार इतना था तो पृथ्वी पर निकाले, पृथ्वी पर जी का मान इतना होता है। ठीक है, अब समझिएगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा,
चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 20 kg ही होगा, 20 kg ही होगा। क्यों होगा द्रव्यमान 20 kg? मास डज नॉट चेंज, मास चेंज नहीं करता है। द्रव्यमान कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर ले जाइए, बुध ग्रह पर भी ले जाइएगा तो उसका मास चेंज नहीं करेगा। मास डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, मास जो है वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं करता है, इसलिए आंसर यहाँ पर आपका 20 kg भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है 49/6 न्यूटन, तो बुध ग्रह पर इसका द्रव्यमान बताना है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान निकाल लीजिए। देखिए चंद्रमा पर भार कितना है, चंद्रमा पर भार दे दिया आपका 49/6 न्यूटन। तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना। चंद्रमा पर जो भार होता है उसका 6 गुना होता है पृथ्वी पर, तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 49 न्यूटन। तो पृथ्वी पर भार हो गया, लेकिन भार का फॉर्मूला क्या होता है, mg, W इक्वल टू mg होता है फॉर्मूला। W है हमारा कितना 49, ठीक है डाल दीजिए। W हमारा 49 है, 49 है, मास निकालना है, g है 9.8, इससे m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 5 kg। ये मास आया पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। तो देखिए 5 किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 5 kg पृथ्वी पर है तो बुध ग्रह पर ही 5 ही kg होगा, ठीक है। तो बुध ग्रह पर भी द्रव्यमान 5 kg ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मास डज नॉट चेंज, तो हमारा आंसर 5 kg ही हो जाएगा। अच्छा, दो गो में 5 kg दे दिए हैं, एक में 15 कर दीजिए। दो ऑप्शन में 5 kg है तो एक में 15 kg कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो हम बता चुके हैं, कहाँ पर चीनी बेचना, आटा बेचना फायदेमंद होगा। अगर बेचना है तो आप पोल्स पर चले जाइए, फायदा होगा। खरीदना है तो इक्वेटर पर चले जाइए, ठीक है, खरीदना है तो। अब इसका ट्रिक क्या है, एसपी, ट्रिक इसका याद रखिए। अगर आप एग्जाम में भूलते हैं, इसका ट्रिक रख लीजिए एसपी, यानी कि एसपी यानी कि एस से हो गया सेल, सेल करना है तो कहाँ चले जाइए, पोल्स पर चले जाइए। अब तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, सेल करना है तो पोल पर चले जाइए, आपको फायदा होगा। तो उसका उल्टा है, खरीदना है तो आप इक्वेटर पे आ जाइए। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में पूरी आ जाती है। हम बताए थे अगर ऊपर फेंके पूरा लौट के आने में उसको 13.5 सेकंड लगा, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में बताए थे। आधा टाइम कितना हो जाएगा हमारा, बताइए। यानी कि किसी वस्तु को हम फेंके हैं u से और फाइनल इसका वेलोसिटी 0 हो गया है, जब इसका हाइट मैक्सिमम हो गया, तो यहां से यहां जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां जाने में इसको जो टाइम लगेगा वो 13.5 का आधा लगेगा, इस 13.5 का आधा लगेगा, यानी कि 6.25 सेकेंड लगेगा। ये हो गया टी का मान, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे चूंकि वस्तु को ऊपर फेंका गया है तो जी का मान नेगेटिव लेंगे, जी नीचे जा रहा है और वस्तु ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट होगा, जी का मान नेगेटिव ले लेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे v तो हमारा 0 हो गया, u निकालना है, माइनस जी की जगह लिख देंगे 9.8 और t की जगह हमारा हो जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 9.8 इंटू 6.25 मीटर पर सेकेंड। ये अब अंदाजा लगाइए, देखिए 10 तो होगा नहीं, 135 इतना ज़्यादा नहीं होगा, अगर इसको 10 भी ले लेते हैं तो 62 होगा, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये लगभग ये 67.5 ही हमको लग रहा है, इसका आंसर 67.5 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि ये ए नंबर हमारा ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन छांट सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई h तक जाने में कितना समय लेती है, t समय लेती है। देखिए सबसे अधिकतम हाइट h जाने में वो t समय लेती है, h और t का मान बताइए। ये आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। देखिए कैसे, मान लीजिए किसी वस्तु को u वेलोसिटी से फेंके हैं, जहां पर उसका अधिकतम हाइट होगा वहां पर v क्या हो जाएगा, 0, v 0 हो जाएगा। सबसे पहले v निकालते हैं, सबसे पहले v इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो v तो हम लोग का 0 हो जाएगा, इक्वल टू यू माइनस जी टी, इससे हमारा t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा हमारा u बट्टा जी,
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी को u वेलोसिटी से फेंके हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जाने में तो टाइम कितना लगेगा, u/g लगेगा। और इसको अधिकतम ऊंचाई h कैसे निकलेगा, h देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर v तो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, इससे h कितना आ जाएगा हमारा, u स्क्वायर बट्टा 2g। यानी कि जब भी आपको टाइम निकालना है और मैक्सिमम किसी वस्तु को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने का टाइम कितना होगा, u/t, और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, u स्क्वायर बट्टा 2g। ये दोनों फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाएंगे, याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम बचाएंगे। आगे बात करते हैं, लेकिन नहीं भी याद कीजिएगा तो भी न्यूमेरिकल्स आपका बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं, बस इस इक्वेशन में डाल देना है, कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर टकराती है, 0.9 सेकंड में भूमि पर टकराती है। तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी, समझिएगा। ये यहाँ पर कोई रोड है, ठीक है, रोड है, और यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है, कार है। ये कार यहाँ से सट से नीचे गिरती है और जमीन पर गिरने में इसका कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 0.9 सेकेंड, 0.9 सेकेंड, ठीक है। अब समझिएगा 0.9 सेकेंड इसको लगा। अब इसको जब जमीन से टकराया उस समय वेलोसिटी कितना था, v। यहाँ पे याद रखिए जब गिरा था कार उसमें u 0 होगा, v निकालना है तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे, v इक्वल टू u माइनस gt, ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। u माइनस होगा कि u प्लस होगा, बताइए। कार जो है वो नीचे गिर रहा है तो u प्लस होगा, क्योंकि कार जो है वो नीचे गिर रहा है तो नीचे में ये प्लस होता है। तो भी तो हमारा निकालना है, u 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि वो कार स्टार्टिंग से गिरा था, ठीक है। अब समझिएगा g की जगह ले लेंगे हमारा 10, क्योंकि क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोला है। अगर 10 नहीं बोलेगा तो हम लोग कितना लेंगे, 9.8 लेंगे। 10 लेने के लिए ठीक है 10, और टाइम कितना लगा है 0.9 सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो भी हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.9 तो 9 हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 9 हमारा ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड में के गिरने में 2 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं, 2 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए तो दूरी के लिए मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है, गिरेगा तो u तो 0 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, और टाइम आपको दे दिया है 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, h इक्वल टू ut प्लस होगा माइनस होगा, वस्तु नीचे गिर रहा है प्लस हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। नीचे वाले में यहाँ पर प्लस लगेगा, अगर ऊपर जाता वस्तु यहाँ माइनस हो जाता है। चूंकि प्रारंभिक वेग इसका 0 है तो ये 0 हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, g की जगह कितना ले लेंगे 9.8, और t स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कट गया, बचा क्या 9.8 इंटू 2 यानी कि 19.6 मीटर, और ये 19.6 हमारा सी नंबर ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्वेश्चन तो आपका चुटकियों में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, बताए थे। किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होगा, होते होते एक समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जहां पर वेलोसिटी 0 होगा वही उसका मैक्सिमम हाइट होगा। तो याद रखिएगा जब वो वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा उस समय वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ये कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये कंसेप्ट है। अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, पत्थर जिस वेग से जमीन पर हिट करता है ज्ञात करें। देखिए पत्थर फेंक रहा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है तो जी को 0 मानना है। पत्थर वो कहीं भी फेंक सकता है, मान लीजिए कि ये है आपका टावर, ये आपका टावर है, यहां से वस्तु आदमी इधर पत्थर फेंका तो पत्थर तो गिरेगा नीचे ना, ऐसे ना गिरेगा, पत्थर ऐसे गिरेगा। तो इसमें समझिएगा आपको पत्थर फेंका है इधर साइड फेंका है पत्थर, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, 0 ना है, समझे। जो वेलोसिटी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है वो तो 0 है। अब समझिएगा जमीन पर जब गिरा ये वस्तु उस समय उसका वेलोसिटी v होगा, मान लीजिए v होगा। अब समझिएगा हाइट कितना दे दिया है 20 मीटर, इस बिल्डिंग का हाइट दे दिया है 20 मीटर। अब समझिएगा 20 मीटर u0 v दे दिया है, और g का मान, वस्तु नीचे गिर रहा है तो g है, तो g को पॉजिटिव लेंगे, g को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला हमारा लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और हमारा ये
नीचे आने के समय का फॉर्मूला है। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताइए, हमको क्या निकालना है, v। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी का मान कितना है 9.8, नहीं 10 ले लीजिए, इसमें जी का मान इसमें यहाँ लिख दीजिए, जी इक्वल टू 10। मान लीजिए आपको जी को इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ये छूट गया था क्वेश्चन में। जी का वैल्यू जब 10 लेना है तो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू एच हमारा कितना है 20, यानी कि वी स्क्वायर हो गया हमारा 400। तो इससे हमारा वी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वी हमारा 20 हो गया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। फिर वही है, रोड है, यहाँ से एक ट्रक जो है फिसल कर नीचे गिरा, उसको नीचे गिरा तो यू हो गया 0। अगर यू 0 नहीं होता तो आपको प्रारंभिक वेग यहाँ पर दे देता, या तो क्वेश्चन में पूछता, लेकिन नहीं पूछा है तो यू को 0 मानना है। जमीन पर गिरा, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको 0.8 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, तो जमीन से कितना ऊंचा होगा, एच पूछ रहा है। एच यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा बताइए, यहाँ फॉर्मूला लगेगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों ये लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि वस्तु नीचे जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे। अब समझिएगा u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। इस फॉर्मूला को क्या लिख देंगे बताइए, फॉर्मूला को लिख देंगे इक्वल टू केवल हाफ जी टी स्क्वायर। जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है, और टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 0.8 इंटू 0.8 मीटर, यानी कि एच जो हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 0.4 बार में, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.8। 4 कैसे हुआ बताइए, 10 को 0.4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और ये 0.8 था, 4 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 3.2 मीटर, और ये 3.2 मीटर हमारा कौन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड का समय लगता है। जी का वैल्यू दे दिया, 10 लेना है। भूमि पर टकराने के समय उसकी गति क्या होगी, समझिएगा इसमें क्या बोल रहा है। ये है आपका जमीन और ये है आपका पर्वतीय मार्ग। पर्वतीय मार्ग यहाँ से वो फिसला आप नीचे गिरा दीजिए, जैसे ही फिसला उसमें u 0 जमीन पर टकराया, जमीन पर टकराने से इसका वेलोसिटी v है जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, और टाइम इसको लगा है 0.7 सेकेंड। ठीक है, हमको दे दिया है u दे दिया है, t दे दिया, v दे दिया, कौन फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस की माइनस प्लस जी टी। प्लस इसलिए लिए क्योंकि वस्तु जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, v जो हमारा ये निकालना है, u 0 है तो 0 प्लस g का वैल्यू 10 लेना है और t का वैल्यू 0.7 लेना है मीटर पर सेकेंड। तो v हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.7 तो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, और ये 7 मीटर पर सेकेंड कौन हो जाएगा हमारा, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर को फेंका जाता है। 3 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि एक वस्तु यहाँ पर है, इसको कितना से फेंके, इनिशियल वेलोसिटी इसको दे दिए u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकंड में मान लेते हैं ये यहाँ पहुंच जाता है, कितना हाइट पहुंच जाता है, h हाइट पहुंच जाता है। h हाइट कितना है, टाइम 3 सेकंड में। तो विस्थापन ज्ञात करना है, विस्थापन यानी कि h, फॉर्मूला कौन लगाएंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस की माइनस लगेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वस्तु जो है वो ऊपर जा रहा है, बताए थे वस्तु जा रहा है ऊपर और जी लग रहा है नीचे, दोनों अपोजिट है तो उल्टा ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर h इक्वल टू यू टी, यू का वैल्यू हो गया 20 और t का वैल्यू हो गया 3 माइनस 1/2 इंटू जी का वैल्यू हो गया 10 और टी स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, तो 2 से कट गया ये 5 बार में। h कितना हो जाएगा हमारा 20 तिया 60 माइनस 15 तिया 45 यानी कि 15 मीटर, और ये 15 मीटर कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको बनाने आना चाहिए। अगला समझिएगा, 80 मीटर क्या है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद नीचे गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि समझिएगा ये जमीन है, ये आपको जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई से किसी बॉल को गिराया जाता है। मान लेते तीसरे सेकंड में यहाँ पर है, कितना है, थर्ड सेकंड में यहाँ पर है, और फोर्थ सेकंड में कोई वस्तु यहाँ पहुंच गया, यानी कि वस्तु ऊपर से गिरा, एक सेकंड में यहाँ हुआ फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में वस्तु यहाँ पहुंचा और चौथे सेकंड में यहाँ पहुंचा। तो तीसरे और चौथे के बीच का जो दूरी है ये जो इसके बीच का दूरी है
यही कहलाता है एस एन। और एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यहाँ पर आपका प्लस लगा क्योंकि वस्तु नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा u तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, u हमारा हो गया जीरो, तो u को हम लोग कर देते हैं जीरो, ठीक है। तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन की जगह कितना लिख देंगे बताइए, एन की जगह लिख देंगे चौथे सेकंड। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है चौथे सेकंड कितना दूरी, एस एन की जगह 4 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 10/2, 2 इंटू एन की जगह 4 माइनस 1, यानी कि 10/2 हो गया 5, 5 इंटू 7 तो हो जाएगा 35 मीटर, 35 मीटर, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। आगे और समझते हैं, आगे और समझते हैं। लिफ्ट में लगने वाला भार के बारे में समझ लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता है, जब कोई लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि एक समान गति से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग को ज्यादा भार आभासी लगेगा कि कम लगेगा। तो ये समझिएगा, जब v कांस्टेंट है यानी कि एक समान गति से जा रहा है, यानी कि जब v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। देखिए लिफ्ट जो है u वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, वो ऊपर जा रहा है u वेलोसिटी से, तो आदमी का वेट नीचे लगेगा। वेट कितना लगेगा, वेट लगेगा mg, mg है वेट, ठीक है। अब समझिएगा mg हो गया वस्तु का वेट, वेट तो नीचे लगेगा। उसके बाद समझ लीजिए, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है कोई वस्तु, जब ऊपर जाएगा ना, कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो नीचे की ओर उसका एक फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स क्या होता है, वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। फोर्स जो होता है वो एम ए लगता है। क्या लगता है, एम ए। जैसे कोई ऊपर जो जिधर जाएगा, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे लगेगा, लिफ्ट नीचे जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, समझिएगा, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा। नीचे कितना फोर्स लगेगा, एम ए। ये एम ए क्या होगा, ए यानी कि एक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का तीसरा नियम में हम लोग क्या पढ़े थे, जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। तो एक्शन हमारा जीरो है, क्यों जीरो क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक समान गति से तय कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। तो वस्तु का अगर एक्शन नीचे लग रहा है जीरो, तो रिएक्शन भी ऊपर जीरो लगेगा, यानी कि व्यक्ति के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, व्यक्ति के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिएक्शन जो है वो जीरो लग रहा है। कुछ भी देख, जैसे हम लोग इसमें बैठते हैं, कोई वेइंग मशीन में बैठते हैं, कोई मशीन जो वजन तौलती है उसमें बैठते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, जो वजन तौलने वाली मशीन में भार का पता कैसे चलता है, वेट से या रिएक्शन फोर्स से। आंसर हो जाएगा रिएक्शन फोर्स से। याद रखिएगा, उस उल्टा फोर्स से ही आपका लगेगा। वेट तो आपका नीचे लग रहा है लेकिन रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है जो कि वजन बता रहा है, याद रखिएगा। तो ये आपका पहला नंबर हो गया। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, एक समान गति से जा रहा है, तो उसका व्यक्ति का भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, व्यक्ति का भार वही है। 10 केजी है तो 10 केजी ही बताएगा, सॉरी 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही बताएगा। आगे, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाए, एक समान त्वरण से ऊपर जाए, आप समझिएगा, वस्तु जो है एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो त्वरण ए लग रहा है ऊपर, यानी कि एक्शन ऊपर लग रहा है कितना, एम ए। लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए एक्शन लगा रहा है, एक्शन है एम ए। यहाँ देखिए हम उल्टा बता दिए थे, एक्शन आर होगा यहाँ और ए होगा यहाँ, उल्टा बता दिए थे, ए होगा यहाँ पर, समझिएगा, ये हम थोड़ा सा गलती बता दिए थे। जिधर लिफ्ट जाएगा उधर एक्शन लगेगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्शन हमारा ऊपर लग रहा है कितना, एम ए। तो जिधर एक्शन लगता है उसके अपोजिट में क्या लगता है, रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया आर जो है वो नीचे लगेगा, एम ए। अब समझिएगा, नीचे लगने वाला दो फोर्स है, कौन कौन फोर्स है, ये है हमारा, एक तो हमारा एम जी लग रहा है और एक एम ए लग रहा है। तो आभासी भार क्या हो जाएगा, आभासी भार जो है एम जी और एम ए जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी व्यक्ति के भार में वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि प्रतिक्रिया के कारण, प्रतिक्रिया नीचे जा रहा है ना, इसीलिए। तो आभासी भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है तो हमको लगेगा कि मेरा वेट ज्यादा है, हम लोग आराम से तल में बैठे हुए रहेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पर जो व्यक्ति है वो और तेजी से जमीन में, इसमें लिफ्ट के नीचे बेस में सट जाएगा। आगे बात करते हैं, जब लिफ्ट जो है एक समान त्वरण से नीचे आए, लिफ्ट जब नीचे आ रहा है, तो जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो एक्शन नीचे होगा, यानी कि एक्शन हमारा कितना होगा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्शन हो गया एम ए। तो जहां पर एक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम ए। अब समझिएगा,
वेट इधर लग रहा है, रिएक्शन इधर हो रहा है, यानी कि वेट में कुछ कमी होगा। एक्शन से वेट में कोई दिक्कत नहीं है, वेट में होता है रिएक्शन से ही असर पड़ता है। तो रिएक्शन हमारा ऊपर लग रहा है तो आभासी भार कम हो जाएगा, यानी कि आभासी भार जो होगा ये नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है ma, क्या हो जाएगा mg माइनस ma, यानी कि m ले लेंगे तो g माइनस a हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आभासी भार। याद रखिएगा वस्तु का भार या व्यक्ति का भार कम हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ रहा है, लिफ्ट नीचे आएगा तो भार कम हो जाएगा, नीचे आएगा तो भार कम हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए जी का मान 9.8 है और ए का मान 10 हो गया, तब ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो कभी भी भार नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वस्तु जो है भार नेगेटिव, यानी कि वस्तु ऊपर भार लगा रहा है, यानी कि आर का वैल्यू ज्यादा हो गया डब्ल्यू से, यानी कि व्यक्ति जो है ऊपर सट जाएगा, लिफ्ट का ऊपर में सट जाएगा। यानी कि रिएक्शन फोर्स में ज्यादा पावर है वेट से, जब तक वेट ज्यादा है तब तक रिएक्शन फोर्स उसको बैलेंस करेगा, लेकिन रिएक्शन फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा तो व्यक्ति जो है ऊपर लिफ्ट का ऊपर में माथा सट जाएगा। यानी कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर जी से अधिक हो जाए, यानी कि ए इज ग्रेटर देन जी, तो आभासी भार नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो है वो लिफ्ट के छत पर टकरा जाएगा और उसमें छत पर जाके यहाँ ऊपरे में चिपक जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो व्यक्ति क्या होगा, आराम से फ्री फॉल होने लगेगा, व्यक्ति का फ्री फॉल होने लगेगा, यानी कि व्यक्ति लिफ्ट में जो व्यक्ति है वो आराम से नीचे गिरने लगेगा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता हुआ वस्तु की तरफ हो जाएगा। तो वहां पर जी का मान, मतलब जो एक्सेलरेशन का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वहां पर वेट जो है, अगर वेइंग मशीन लगा देंगे तो वेइंग मशीन जो हमारा वजन जीरो बताएगा। क्यों? क्योंकि जितना गति से लिफ्ट आ रहा है उतना ही गति से हम भी नीचे जा रहे हैं, तो वेट जीरो बताएगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट जीरो बताया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस, यानी कि भारहीनता। भारहीनता आदमी को कहाँ पता चलता है, भारहीनता स्पेस में पता चलता है, अंतरिक्ष में पता चलता है, वहां पर भी व्यक्ति को अपना कोई भार का पता नहीं चलता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जी का मान जीरो है तो वेट जो है इंसान का जीरो हो जाएगा। जहां पर भी वेट जीरो होगा, जैसे यहाँ पे इफेक्टिव वेट जीरो हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, भारहीनता, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। अब समझिएगा, स्पेस में, अंतरिक्ष में यदि किसी सिंपल पेंडुलम को ले जाएंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा, याद रखिएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। लेकिन अंतरिक्ष में क्या है, जी का मान है जीरो, तो कभी भी जीरो अगर डिनोमिनेटर में है यानी कि L/0 तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। कभी भी उसका, जैसे दोलन जिधर है इधर है तो इधर ही रहेगा, वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। दोलन क्या करता है, इधर उधर डोलता है ना, तो वो जिधर खड़ा है वो उधर ही खड़ा रहेगा, वो लौट के नहीं आएगा, यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और बात करें स्पेस में भोजन पकने में कितना देर लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे भोजन पकने का प्रक्रिया समझिए, भोजन पकने का सबसे पहले प्रक्रिया समझिए। जैसे मान लीजिए ये है कढ़ाई, कढ़ाई में आप पानी डालें, चावल डालें, तो पानी, या मान लीजिए पानी का ही बात करते हैं, पानी पानी डाल दिए, पानी गर्म कैसे होगा, मान लीजिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो जो भारी पार्ट है वो ऊपर जाता है और जो हल्का पार्ट है वो नीचे आता है, नीचे आता है। अंतरिक्ष में जब आप जाइएगा तो ना कोई भारी ना कोई हल्का, भारी और हल्का का पता हमें जी से चलता है, जी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही भारी होगा, जी जितना कम होगा वो उतना ही हल्का होगा। अंतरिक्ष में जी तो है ही नहीं, जी का मान क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि ना कोई भारी ना कोई हल्का। तो खाना बनाते समय हम लोग क्या जानते हैं, खाना बनाते हैं तो भारी चीज ऊपर जाता है, जो हल्का चीज ऊपर जाता है, और भारी पानी का जो भारी कण है, हल्का भारी कण है वो नीचे आता है, ठंडा पार्टिकल नीचे आता है और गर्म पार्टिकल ऊपर जाता है। ये प्रक्रिया है खाना पकने का। याद रखिएगा अंतरिक्ष में कभी भी खाना आप नहीं पका सकते हैं, कितना भी फ्लेम दे दीजिए गैस का, कितना भी गैस का फ्लेम दे दीजिए, अंतरिक्ष में खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, अंतरिक्ष में खाना बनाना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आप समझिएगा। राम झूला या तारामाची, बहुत कोई झूले होंगे, मीना बाजार जब लगता है तो एक झूला लगा रहता है, उसमें आप यहाँ बैठते हैं, गोल गोल आपको घुमाते रहता है, वो झूला राम झूला बोलते हैं या उसी को तारामाची बोलते हैं। तो जब वो झूला नीचे आता है, नीचे आता है, हम बताए थे जब लिफ्ट नीचे आता था तो हमारा वेट क्या हो जाता था, कम हो जाता है, क्योंकि ए नीचे लग रहा होता है, और लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो लिफ्ट ए से ऊपर जाता है तो हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है। यही कंडीशन है, देखिए जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाए, ऊपर जाएगा
तो व्यक्ति का भार में वृद्धि हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आएगा तो भार में कमी आ जाएगा। उसी तरह राम झूला में भी सेम चीज होता है। ऊपर जाते समय आभासी वजन बढ़ जाता है, जिससे हमें डर नहीं लगता। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो आदमी जो है इसका पेंदी में तेजी से चिपक जाता है, क्योंकि भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो आदमी को ऊपर जाते समय डर नहीं लगता, लेकिन देखिएगा जब वो नीचे आएगा ना, आदमी का आभासी भार कम हो जाता है। यानी उसको लगेगा ना कि जहां बैठा हुआ है ना वहां से वो उठ रहा है, धीरे उसका कांटेक्ट छूट रहा है, तो तेजी से जोर से उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसका आभासी भार जो है वो कम हो जाता है, आभासी वजन घट जाता है नीचे आते समय। तथा हमारा शरीर झूला से वीकली संपर्क में रहता है, इसलिए हमें डर ज्यादा लगता है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। चलिए अब मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ कंसेप्ट बचा हुआ उसको देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको पढ़ना जरूरी है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वह न्यूनतम प्रारंभिक वेग, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह उस ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तथा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी पत्थर को फेंके, इतना जोर से फेंके पत्थर ऊपर जाके फिर वापस लौट के आ गया। क्यों लौट के आ गया? क्योंकि ये पृथ्वी, यहाँ तक मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर है, लेकिन पत्थर को इतना जोर से फेंक दिए, पत्थर गया 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 और इस क्षेत्र के जस्ट बाहर चला गया, तो अब अर्थ उसको अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कोई वस्तु बाहर चला जाता है तो पृथ्वी उसको खींच नहीं पाता दोबारा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पृथ्वी से पलायन कर जाता है, इसके भाग जाता है पृथ्वी से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भाग जाता है। और वो जो मिनिमम वेलोसिटी जो हम लोग स्टार्टिंग में उसको देते हैं उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी कि जिस वेलोसिटी से इसको फेंक देंगे, और याद रखिए पृथ्वी पर कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक देंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, और वो पृथ्वी पर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला है v escape इक्वल टू √2gm/r। ठीक है, याद रखिएगा g का वैल्यू कितना था? gm/r² था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2gr। इसका दोनों फॉर्मूला है। अगर इसको r² दे दे यहाँ पर और एक r से गुना कर दे, इसका वैल्यू तो g होता है, यानी कि 2gr। तो ये दोनों इसके वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है। याद रखिए m क्या है? ये मास ऑफ प्लैनेट है। प्लैनेट का मतलब ये समझिए, पृथ्वी पर है तो उसको अर्थ ले लीजिएगा, मार्स पर है तो उसको मार्स ले लीजिएगा। जिस भी प्लैनेट पर है ये उसका m मास है और ये उसका रेडियस है। ठीक है, तो और g का वैल्यू हम लोग को पता ही है, 6.67 × 10⁻⁻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 ⁻अगर अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस डालेंगे तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू अर्थ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज समझिए, m जो है वो मास प्लैनेट का है, वस्तु का नहीं है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम लोग हाथी को फेंक दे रहे हैं मान लीजिए, या कोई रॉकेट लॉन्च, मिसाइल लॉन्च करें। ठीक है, तो याद रखिए ये पृथ्वी का वजन है, ये m जो है वो पृथ्वी का वजन है, मिसाइल का वजन नहीं है। यानी कि पलायन वेग का मान वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है। यानी कि प्लैनेट का क्या मास है उस पर डिपेंड करता है, वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि वही बोले हैं, अगर 10 केजी का वस्तु को और 100 केजी का वस्तु को फेंकेंगे तो दोनों का पलायन वेग सेम होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी पर। ऐसा नहीं कि 10 में कम होगा 11 में ज्यादा होगा, दोनों का पलायन वेग का मान समान होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड करता है, प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, किस वस्तु को फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, इसमें कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं है। यानी कि इसके जिस एंगल से हम लोग उसको प्रक्षेपित किए हैं, फेंके हैं, मान लीजिए इसको अर्थ से थीटा एंगल पर फेंके तो भी इसको उतना ही वेलोसिटी लगेगा, 11.2 ही। या तो आप इधर फेंकिए, कहीं भी फेंकिए, उसको पलायन वेलोसिटी उतना ही लगेगा। यानी कि पलायन वेग का मान प्रक्षेपण कोण पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हाथी तथा बकरी में किसका पलायन वेग ज्यादा होगा? तो दोनों का पलायन वेग समान होगा। पलायन वेग समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि पलायन वेग जो है वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि पलायन वेग वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दो वस्तुओं में से एक वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है और दूसरी वस्तु को 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है।
पलायन वेग, किसका पलायन वेग ज्यादा होगा? तो दोनों का पलायन वेग सेम होगा, दोनों का पलायन वेग समान होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पलायन वेग प्रक्षेपित कोण पर डिपेंड नहीं करता है। पलायन वेग प्रक्षेपित कोण या प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, किस एंगल पर उसको फेंक रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। और बात करें अगला, हाँ ये तो समझ गए, अब और समझते हैं। देखिए यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे पृथ्वी पर किसी रॉकेट को फेंकना है, तो रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालना है कि वापस नहीं आए, तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड उसको फेंक देंगे। या मिसाइल को भी इसी से फेंकेंगे, या उपग्रह, कोई सैटेलाइट को हम लोग को पृथ्वी के चारों ओर घुमाना है, इसी वेलोसिटी से फेंकेंगे। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा यानी कि मान लीजिए 13 किलोमीटर पर सेकंड फेंकेंगे तो भी वो बाहर चला जाएगा, लेकिन इससे कम होगा, मान लीजिए 11 किलोमीटर पर सेकंड होगा, तो 11.2 से कम है, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को वापस भेद नहीं पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, तो वापस पृथ्वी पर ये आ जाएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बात करें तो बहुत कम होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा पर हम लोग बोलेंगे तो वो कितना देर में सुनाई देगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एनटीपीसी एसएससी भर भर के ये क्वेश्चन पूछता है, यहीं से इसका कंसेप्ट डेवलप होता है। देखिएगा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि यही कारण है कि चंद्रमा पर मौजूद सभी गैसें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाती है। यही कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। देखिए जितना भी गैस होता है वो काफी तेजी से मोशन करता है, और उसका स्पीड जो है, गैस का स्पीड 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होता है। यानी कि चंद्रमा पर अगर कोई गैस है तो चंद्रमा का जो क्षेत्र है गुरुत्वाकर्षण बल का, उससे बाहर निकल जाता है। जितना भी गैस है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी कि चंद्रमा पर कोई गैस ही नहीं मिलेगा आपको। जब गैस ही नहीं मिलेगा तो चंद्रमा पर आपको कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि वहां कोई गैस ही नहीं है, ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। एकदम चंद्रमा पर नहीं सुना जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग चंद्रमा पर कोई लाउड स्पीकर बजा देंगे, ठीक है, तो वो कितना जोर से सुनाई देगा, पृथ्वी के कंपेरिजन में कितना जोर से सुनाई देगा? याद रखिए, लाउड स्पीकर बजाइएगा, चंद्रमा पर जाइएगा, आपको सुनाई ही नहीं देगा। चंद्रमा पर दो भाई चले गए या दो लेडीज चली गई, तो चंद्रमा पर लेडीज चुपचाप से बैठेगी, क्योंकि लेडीज बात ही नहीं कर पाएगी एक दूसरे से। आगे बात करते हैं। अब है अगला ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए एस्केप वेलोसिटी तो हम लोग पढ़ लिए हैं, एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, उसी से रिलेटेड है। वह वेलोसिटी, वह वेग जिस पर कोई ग्रह चक्कर लगाता है, जिस पर कोई ग्रह चक्कर, यानी कि अर्थ जो है वो घूम रहा है, तो वो अपना एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है। और याद रखिएगा, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जो होता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये रिलेशन है, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ से 2 हटा दिए तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया, यानी कि पलायन वेग बराबर √2 टाइम्स कक्षीय वेग। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हमारा अगला है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन का 3 नियम दिया था। जैसे हम लोग का न्यूटन्स का 3 लॉ ऑफ मोशन है ना, तो प्लैनेटरी मोशन का भी 3 लॉ है, और जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है केपलर। एग्जाम में आपसे पूछता है कि ग्रहों के जो घूमने का जो मोशन है, ग्रहों का जो गति का जो नियम है, वो किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था केपलर। 3 नियम दिया। चलिए पहला नियम देखते हैं, पहला नियम समझते हैं। देखिए, बहुत कोई सोचता था कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एक वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पथ पर, लेकिन ये गलत है। अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करता है, वो एक अंडाकार पथ पर मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपको अंडा जैसा शेप दिख रहा है, इस शेप को बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये मान लीजिए अर्थ ऐसे ऐसे इसी पाथ में अर्थ जो है वो मूव करेगा। जब आप 12th का या 11th का चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर एक टॉपिक था इलिप्स। इलिप्स का 2 फोकस होता है, जैसे पाराबोला का 1 फोकस होता है, इलिप्स का 2 फोकस होता है, एक फोकस यहां पर, एक फोकस यहां पर। ठीक है, 2 फोकस होता है। तो सन जो है, सन वो इस दोनों में से किसी एक फोकस पर होगा। यानी कि समझिएगा, ईच प्लैनेट मूव्स राउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, यानी कि
जितना भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर ही मूव करता है। सन बीइंग एट वन ऑफ इट्स फोकाई, दो फोकाई है, दो फोकस है, उसके किसी एक फोकस पर सन होगा। यानी कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। सूर्य या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। हम लोग मान के चलेंगे कि सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य के चारों ओर अर्थ जो है, अर्थ यहाँ से ऐसे करके चक्कर लगाएगा। सन यहाँ पर है, याद रखिएगा, सन यहाँ है, ऐसे चक्कर लगाता है। इसीलिए ये कहना गलत है सन सेंटर में होगा, गलत, ये गलत है। सर्कल है ही नहीं, वो इलिप्टिकल पाथ है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा सन के चारों ओर अर्थ का पाथ कैसा है, सर्कुलर, इलिप्टिकल, पैराबोलिकल, तो आपको इलिप्टिकल मारना है, दीर्घवृत्ताकार। उसके बाद बात करते हैं उनके अक्ष के दो फोकस में से किसी एक पर सूर्य होता है। ये है पहला लॉ। तो हमको लगता है कि पहला लॉ में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा लॉ क्या बोलता है, देखिए ये जो आप समझिएगा इसमें एक चीज, ये यहाँ पर है, दोनों फोकस है, इस फोकस इसको लाइन को जोड़ दीजिएगा तो इसको बोलते हैं अक्ष यानी कि एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। और यहाँ बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये देखिए इस दोनों में से ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो जो यहाँ से यहाँ तक छोटा है इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये बड़ा है, इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां से यहां तक होगा ए, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, यहां से यहां तक बी, समझ गए। तो अगर बात करें मेजर एक्सिस का लंबाई कितना हो जाएगा, तो आधा दूर ए है और आधा दूर ए है, कितना हो जाएगा, मेजर एक्सिस का लंबाई हो जाएगा 2a। और यहां पर माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस का लंबाई कितना हो जाएगा 2b। याद रखिएगा मेजर और माइनर एक्सिस को a से दर्शाते हैं। तो ए को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, समझ में आया। और बी को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। क्यों, क्योंकि मेजर एक्सिस में 2a होता है, सेमी वर्ड लगा दिए यानी कि a। अब समझ में आया, सेमी वर्ड लगा दिए तो उसका मतलब a समझना है। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर ये सन है, यहाँ पर क्या है, सन, एस लिख देते हैं, एस का मतलब सन है, यहाँ पर एस का मतलब यहाँ पर सन है। आप समझिएगा सन है, सन के चारों ओर ये घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो ये क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में, जो टाइम अंतराल है, समय अंतराल है, डेल्टा टी माने 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ये इतना दूर गया और 4 सेकंड में यहाँ पर इतना दूर आया, तो देखिएगा ये लंबाई छोटा है, ये लंबाई बड़ा है। क्यों है बड़ा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये बीच में इसका लंबा है, बीच में लंबा है, ठीक है, यहाँ पर बीच में छोटा है। या देखिएगा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी कि 4 सेकंड में अगर अर्थ यहाँ से यहाँ गया है तो बीच का जो एरिया होगा वो, और 4 सेकंड में अर्थ यहाँ से आया है वहां पर भी बीच का एरिया बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए 4 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ भी आ जाए ना, मान लीजिए यहाँ और कहीं और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, 4 सेकंड में यहाँ ले लिए और यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर वो डेल्टा टी समय में इतना दूर आता है तो इस तीनों का एरिया बराबर होगा। मान लेते हैं इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, इसका एरिया सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। इसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि द रेडियस वेक्टर ऑफ एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये मान लीजिए 4 सेकंड में इतना दूर आया, ये इतना एरिया बनाया, फिर यहाँ 4 सेकंड में इतना दूर आया, इतना एरिया बनाया, फिर 4 सेकंड में इतना एरिया बनाया, यानी कि 4 सेकंड में या 5 सेकंड में अगर सब जगह टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा, यानी कि एरियल वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। हम तो बस इतना याद रखे हैं कि केपलर का जो दूसरा नियम है वो बोलता है एरियल वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट। बस इतना ही याद रखिए आप लोग कि बराबर टाइम पे वो बराबर एरिया स्वीप करेगा, बराबर एरिया वो कवर करेगा। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल पर ग्रह से सूर्य को मिलाइएगा, यहाँ सूर्य है, यहाँ ग्रह है, सूर्य से ग्रह को मिलाएं, फिर यहाँ पर सूर्य यहाँ आ गया, ग्रह यहाँ आ गया, तो सूर्य से ग्रह को मिला दिए, तो ये जो एरिया बना इसको बोलते हैं ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। अगला देखिएगा, थर्ड लॉ समझिएगा। ये तो आपको यहाँ से यहाँ तक 2a था, ये a क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस, और b हो गया सेमी माइनर एक्सिस, हम बता चुके हैं। तो तीसरा नियम क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यानी कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब।
कहीं कहीं इसको ऐसा लिख देता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। एक जगह रेडियस दे देता है, याद रखिएगा केपलर एक्चुअली इसके बारे में बोला है, इसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन हम लोग ये ले लेते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर रेडियस, इसमें किसको मानिएगा, किसको रेडियस मानिएगा बताइए तो, ये बी को मानिएगा रेडियस की ए को मानिएगा रेडियस, क्योंकि दोनों इलिप्स में सब जगह रेडियस सेम नहीं होता है, यहाँ पर आर नहीं होगा ए होता है, याद रखिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आर भी दे देगा, आपको आर मान के चलना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है, सॉल्व कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दे दिया है T1 दे दिया है 40 सेकेंड, T2 दे दिया है 50 सेकेंड, और आपको R1 दे दिया है 10 मीटर, R2 कितना होगा, मीटर में तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा दूरी है ना, मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, या 10 इंटू 10⁻15 मीटर, मान लीजिए ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो R2 कितना होगा, हम लोग पढ़े हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होता है, यानी कि T1 का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स आर का क्यूब लिख सकते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स R1 का क्यूब, और T2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स R2 का क्यूब, यानी कि T1 बट्टा T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 बट्टा R2 का क्यूब, यानी कि आप समझिएगा T1 कितना हमारा, T1 है 40 और T2 है 50, 40 बटा 50 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 हो गया आपका 10 इंटू 10⁻15 बट्टा R2 इसका क्यूब, 0 0 काटा, 4 से कितना हो गया 16 बट्टा 25 इक्वल टू 10 का क्यूब इंटू 10 का पावर, अब इसको समझिएगा 10 इंटू 10 का पावर 15 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 16 होगा ना, ये इसको डायरेक्ट 10 का पावर 16 लिखिए ना, इसको डायरेक्ट लिखिए 10 का पावर 16, 10 का पावर 16 यानी कि 16 48, 10 का यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का पावर 48 बट्टा R2 का क्यूब, यानी कि इसको एक जगह कर दीजिए, R2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 25 बट्टा 16 इंटू 10 का पावर 48, और R2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका पावर 1/3। तो ये है हमारा R2 निकालने का तरीका, ठीक है। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा डाटा नहीं देगा, तो हम अपने मन से डाटा दिए ना, ऐसा डाटा देगा जो इसका क्यूब निकलना पॉसिबल हो, जैसे 64 दे देगा, 64 का क्यूब आ जाएगा आपका 4 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसा डाटा देगा जो एग्जाम में आपका आंसर आ सके। तो चलिए ये तो हम बताएं कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आगे आते हैं। एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जानना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है, जियो जैसे मान लीजिए इसको समझिएगा, जनरली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार के लिए बनाया जाता है। इसमें टीवी देखते हैं आप, मान लीजिए कहीं पे मैच चल रहा है, इंग्लैंड में मैच चल रहा है और भारत में दिखाइएगा तो लाइव टेलीकास्ट जो दिखाता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा ही दिखाया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है, एक मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ से हम लोग किसी वेलोसिटी से फेंके सैटेलाइट को तो वो क्या होगा, एक समय के बाद अर्थ के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, अर्थ के चारों ओर घूमने लगेगा। तो अब मान लीजिए कि कोई इंडिया में है, यहाँ क्या है, इंडिया में है, इंडिया से यहाँ पर देख रहा है सैटेलाइट को, ठीक है, और ये महीना चल रहा है, मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त। सितंबर में मान लीजिए इंडिया यहाँ आ गया, इंडिया यहाँ आ गया, क्योंकि अर्थ घूमता है, इंडिया यहाँ आ गया, सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगा। इंडिया अगर नवंबर में यहाँ आ गया, सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगा। इंडिया अगर जनवरी में यहाँ आ गया, सैटेलाइट इसके जस्ट बगल में आएगा। यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, पृथ्वी से जब आप इसको देखिएगा तो हमेशा आपको एक ही जगह पर दिखाई देगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसा क्यों है, देखिए अर्थ मान लीजिए ऐसे घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर ओमेगा से ही घूमेगा। यानी कि अर्थ अगर कुछ दिन बाद यहाँ आ जाएगा तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगा। यानी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी 24 घंटा के अंतराल पर, 24 घंटा में आपका अपने एक्सिस पर घूम जाएगा पृथ्वी के चारों ओर, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो 365 दिन में पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूम जाएगा, जैसे पृथ्वी घूमता वैसे ही, यानी कि ओमेगा सेम होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या खासियत है, ये भी आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा, जैसे पृथ्वी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है
वो भी पृथ्वी की तरफ पश्चिम से पूर्व घूमेगा, यानी कि पृथ्वी जिधर जिधर जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उधर उधर जाएगा। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, यानी कि ये टीवी, रेडियो, वेदर फोरकास्टिंग, मैच लाइव टेलीकास्ट, ये सब का काम करता है कौन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यही काम करता है। और इसमें याद रखिएगा इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा का मान, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा का मान वो सेम होगा अर्थ के जैसा। अर्थ का कितना होगा बताए थे 1.99 इंटू 10⁻⁷, तो 1.99 को 2 ले लेता है, तो 2 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी वही होगा। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी जितना अर्थ का है वही होगा, 24 घंटा। और याद रखिएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितना हाइट से हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, कितना हाइट पर रखते हैं? 36,000 किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और याद रखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ और हाई अर्थ ऑर्बिट और एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये तीनों होता क्या है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है और हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला समझिएगा, अगला क्या है? अगला चीज हम लोग देख लेते हैं क्या है। 3600 मीटर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3600 मीटर और 6400 मीटर की ऊंचाई से दो पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिराए जाते हैं। यदि प्रथम पिंड को धरातल पर पहुंचने में x समय लगता है तो दूसरे पिंड को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, हम पहले बताए हुए थे कि ये जो आपको t है वो अंडर रूट t का वैल्यू कितना होता है? t का वैल्यू होता है अंडर रूट 2h/g। ये कब होता है? जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए नीचे की, फ्री फॉल, यानी कि यहाँ पर u 0 होता है। जब भी u का वैल्यू 0 होगा तो टाइम का वैल्यू हमारा इतना ही आएगा, यानी कि टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h है। यानी कि जब हम लोग t1/t2 निकालेंगे, t1/t2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट h1/h2। तो हमारा h1 कितना है? 3600 मीटर और h2 कितना है हमारा? 6400 मीटर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बता कितना? 36/64, 36 का रूट के बाहर आएगा 6 और 64 बाहर आएगा 8, यानी कि 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि 3/4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रथम पिंड को, पहला पिंड जो 3600 मीटर पर है उसको टाइम लग रहा है x, यानी कि जो t1 है वो हमारा x है, तो t2 निकालना है 3/4, तो t2 हमारा कितना आ जाएगा? 4x/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही तो हमारा आंसर था 4x/3। तो ये था हमारा वीडियो आज का। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मैंने सारा न्यूमेरिकल्स को इसमें कवर कर दिया है, सारा क्वेश्चंस को इसमें लेने का कोशिश किया, जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ग्रेविटेशन से वो सारा, और सारा कंसेप्ट को मैंने इसमें बता दिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रेविटेशन के मामले में आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।